टीपू सुल्तान के लिए जंग सिर्फ तलवारों की टकरार नहीं थी, ये एक सोची समझी स्ट्रेटजी का खेल था। उन्होंने समझ लिया था कि ब्रिटिश फौज सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत वेल प्लान्ड भी है। इसीलिए टीपू सुल्तान ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेटजी 3 बुनियादी उसूलों पर रखी: स्पीड, सरप्राइज और डिसिप्लिन। उनकी फौज तेज रफ्तार से हमला करती और उतनी ही तेज रफ्तार से पोजीशन बदल लेती थी। टीपू सुल्तान ने जमीन का फायदा उठाना सीखा। पहाड़ी इलाके, जंगल और तंग रास्ते उनके लिए एक हथियार थे। वो एनिमी को सीधे मुकाबले देने के बजाय अक्सर थका देते थे, उनके सप्लाई रूट्स काट देते थे और उन्हें प्रेशर में लाते थे। टीपू सुल्तान के लिए फौज में डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी था। उन्होंने स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, फिक्स टाइमिंग और क्लियर कमांड सिस्टम लागू किया। ब्रिटिश अफसर्स ने कई बार माना कि मैसूर की फौज डिसिप्लिन और प्लानिंग में काफी आगे थी। टीपू सुल्तान की ये स्ट्रेटजी उन्हें सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक मिलिट्री थिंकर के रूप में सामने लाती है। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश के बीच टक्कर एक दिन में शुरू नहीं हुई। ये एक लंबी और कठिन लड़ाई थी जो सालों तक चलती रही और जिसे तारीख एंग्लो मैसूर वार्स के नाम से जानती है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1767 से लेकर 1769 तक। इस जंग में टीपू सुल्तान अभी जवान थे, लेकिन उन्होंने बैटलफील्ड का पहला गहरा तजुर्बा यहीं से हासिल किया। इस जंग ने ब्रिटिश को यह समझा दिया कि मैसूर आसान निशाना नहीं है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेकर 1784 तक चला। ये जंग हैदर अली और टीपू सुल्तान के लिए सबसे अहम थी। इस दौर में टीपू सुल्तान एक कमांडर के रूप में उभर कर आए। ब्रिटिश को कई जगह पे पीछे हटना पड़ा। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 ब्रिटिश के लिए एक रियर डिप्लोमेटिक डिफीट थी। थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1790 से लेकर 1792 तक चली। इस बार ब्रिटिश ने मराठास और निजाम जैसे इंडियन रूलर्स के साथ अलायंस बनाया। टीपू सुल्तान ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन नंबर्स और बैटरियल उनके खिलाफ गए। मैसूर को कुछ इलाके छोड़ने पड़े। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799। ये जंग टीपू सुल्तान की जिंदगी और मैसूर की आजादी की आखिरी जंग थी। ब्रिटिश पूरी प्लानिंग के साथ आए और श्रीरंगपटना का घेराव कर लिया। ये जंगे सिर्फ फौजों के बीच नहीं थे, ये मुकाबला था आजादी और कब्जे के बीच। टीपू सुल्तान को अक्सर सिर्फ उनकी जंगों के जरिए याद किया जाता है, लेकिन उनकी हुकूमत का एक अहम पहलू उनका गवर्नेंस और इंसाफ का नजरिया भी था। टीपू सुल्तान एक मजहबी शख्स थे, लेकिन जब बात सरकार चलाने की आती थी तो उन्होंने धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। उनका मानना था कि रियासत तभी मजबूत होती है जब उसकी प्रजा महफूज और मुतमईन हो। इसलिए उनकी सरकार में सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं बल्कि हर वर्ग के लोग जिम्मेदार पदों पर मौजूद थे। कई हिंदू ऑफिसर्स टीपू सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन और फौज में अहम पोजीशंस पर काम कर रहे थे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि कुछ मंदिरों को टीपू सुल्तान की तरफ से दान और प्रोटेक्शन भी दी गई। उन्होंने कानून को सब पर बराबर लागू करने की कोशिश की, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहरी हो या फौजी। टीपू सुल्तान के लिए हुकूमत का मतलब सिर्फ हुक्म चलाना नहीं था बल्कि जिम्मेदारी निभाना था। ये पहलू उन्हें सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल रूलर के रूप में सामने लाता है। टीपू सुल्तान के दौर में मैसूर सिर्फ जंगों के लिए नहीं बल्कि अपनी पहचान और संस्कृति के लिए भी जाना जाता था। टीपू सुल्तान को सिंबल्स की बहुत गहरी समझ थी। वो जानते थे कि एक निशान 1000 अल्फाजों से ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए उन्होंने बाघ यानी टाइगर को अपनी सल्तनत का सिंबल बनाया। टाइगर टीपू सुल्तान के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था बल्कि हिम्मत, आजादी और रेजिस्टेंस का प्रतीक था। उनका रॉयल सील, उनके सिक्के और उनका झंडा, हर जगह टाइगर का निशान नजर आता था। आर्किटेक्चर के मामले में टीपू सुल्तान ने मैसूर की पहचान को और मजबूत किया। फोर्ट्स, महल और पब्लिक स्ट्रक्चर्स न सिर्फ सुंदर थे बल्कि स्ट्रेटेजिक भी थे। म्यूजिक, पोएट्री और लिटरेचर को भी उन्होंने सपोर्ट दिया। उनका दौर एक ऐसा दौर था जहां ताकत और संस्कृति साथ साथ चलती थी और यही वजह है कि टीपू सुल्तान का सिंबल आज भी लोगों के दिमाग में जिंदा है। टीपू सुल्तान सिर्फ बैटलफील्ड तक अपनी सोच को महदूद नहीं रखते थे। वो जानते थे कि हर जंग तलवार से नहीं जीती जा सकती, इसलिए उन्होंने डिप्लोमेसी को भी अपनी पॉलिसी का एक अहम हिस्सा बनाया। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के खिलाफ अकेले खड़ा होने के बजाय दुनिया से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। उनके संबंध फ्रांस के साथ, ओटोमन अंपायर के साथ और मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्कों के साथ बनाए गए। फ्रांस उस वक्त ब्रिटिश का सबसे बड़ा यूरोपियन राइवल था और टीपू सुल्तान ने इसी वजह से फ्रेंच सपोर्ट को अहमियत दी। उन्होंने कई खत और एम्बेसडर्स भेजे ताकि मिलिट्री मदद, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और स्ट्रेटेजिक अलायंस हासिल की जा सके। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन के दौर के फ्रांस तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इस डिप्लोमेसी का मकसद सिर्फ मदद मांगना नहीं था बल्कि ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ एक ग्लोबल रेजिस्टेंस खड़ी करना था। ये सोच टीपू सुल्तान को अपने दौर का एक दूर अंदेश लीडर बनाती है।
टीपू सुल्तान को समझने के लिए सिर्फ उनकी जंगों को देखना काफी नहीं है, उनकी सोच को समझना भी जरूरी है। 18th सेंचुरी में जब ज्यादातर रियासतें ब्रिटिश के साथ समझौता कर रही थी, टीपू सुल्तान ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने पहचान लिया था कि ब्रिटिश सिर्फ व्यापारी नहीं है, उनका असली मकसद हिंदुस्तान पर हुकूमत करना है। टीपू सुल्तान के लिए ब्रिटिश के साथ ट्रीटी का मतलब आखिरी हद तक झुकना था और वो इस झुकाव को कबूल करने को तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि अगर आज समझौता किया गया तो कल पूरी रियासत हाथ से चली जाएगी। इसीलिए उन्होंने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पर जोर दिया, फॉरेन कंट्रोल से दूर रहने की कोशिश की और पॉलिटिकल सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा। टीपू सुल्तान शायद अपने दौर के पहले लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल को सीधा चैलेंज किया। इस वजह से कई हिस्टोरियंस उन्हें इंडिया के पहले एंटी कॉलोनियल थिंकर में शुमार करते हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ मैसूर के लिए नहीं थी बल्कि एक सोच के लिए थी कि हिंदुस्तान किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए। 1799 ये साल टीपू सुल्तान की जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान बनकर आया। ब्रिटिश अब सिर्फ जंग लड़ने नहीं आए थे, वो मैसूर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। श्रीरंगपटना मैसूर का मजबूत किला ब्रिटिश फौज से गिर चुका था। टीपू सुल्तान जानते थे कि उनके पास फौज कम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है और कुछ अपने भी साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने शहर छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैसूर गिरेगा तो उसके साथ उनका वजूद भी गिरेगा। ब्रिटिश आर्टिलरी किले पर लगातार हमला कर रही थी, दीवारें टूट रही थी, लेकिन हौसला अभी जिंदा था। टीपू सुल्तान खुद किले के अंदर फौज का हौसला बढ़ा रहे थे और हर मोर्चे पर नजर आ रहे थे। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, एक फैसला था, झुकना या लड़ना, और टीपू सुल्तान ने लड़ने का रास्ता चुना। 4 मई 1799 श्रीरंगपटना के किले के दरवाजों पर जंग अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ब्रिटिश फौज किले के अंदर घुस चुकी थी और हर गली हर मोड़ पर लड़ाई हो रही थी। टीपू सुल्तान के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने किला छोड़ने से आखिरी पल तक इनकार किया। हिस्ट्री के मुताबिक टीपू सुल्तान किले के दरवाजे के पास लड़ते हुए गिर पड़े। उनकी मौत भागते हुए नहीं बल्कि लड़ते हुए हुई। जब ब्रिटिश फौज ने उनकी लाश पहचानी तो एक बात साफ हो चुकी थी, मैसूर का रेजिस्टेंस अब खत्म हो चुका था। टीपू सुल्तान की मौत के बाद श्रीरंगपटना को लूट लिया गया। खजाने, हथियार और प्राइसलेस चीजें ब्रिटिश के हाथ लग गई। मैसूर की आजादी उसी दिन खत्म हो गई और ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन एक बात उस दिन साफ थी, टीपू सुल्तान हार गए हो सकता है, लेकिन टीपू सुल्तान झुके नहीं। टीपू सुल्तान की मौत के बाद उन पर लिखी जाने वाली हिस्ट्री ज्यादातर ब्रिटिश नजरिए से लिखी गई। ब्रिटिश राइटर्स और ऑफिसर्स ने टीपू सुल्तान को अक्सर एक खतरनाक, जिद्दी और एक्सट्रीमिस्ट रूलर के रूप में दिखाया। उनके लिए टीपू सुल्तान सिर्फ एक दुश्मन था जो ब्रिटिश एक्सपेंशन के रास्ते में खड़ा हो गया था। इसलिए उनकी तस्वीर ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में अक्सर नेगेटिव मिलती है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए टीपू सुल्तान की यादें थोड़ी अलग रही है। यहाँ उन्हें एक लड़ने वाला बादशाह, एक आजादी का सपने देखने वाला लीडर और एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग रूलर के रूप में याद किया गया। आज के हिस्टोरियंस जब ब्रिटिश और इंडियन सोर्सेज को साथ रख कर देखते हैं तो एक ज्यादा बैलेंस्ड तस्वीर सामने आती है। यह समझना जरूरी है कि हिस्ट्री सिर्फ इवेंट्स नहीं होती, हिस्ट्री लिखने वाला कौन है ये भी उतना ही अहम होता है। टीपू सुल्तान की कहानी भी इसी सच का एक हिस्सा है। टीपू सुल्तान जिंदा नहीं रहे, लेकिन उनकी सोच और असर उनकी मौत के साथ खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एक ऐसे दौर में फॉरेन पावर को चैलेंज किया जब ज्यादातर रियासतें समझौता कर चुकी थी। उनकी लेगेसी सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं है। उन्होंने मिलिट्री इनोवेशंस को बढ़ावा दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को डिसिप्लिन सिखाया और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया। टीपू सुल्तान का नाम आज भी दुनिया के कई मिलिट्री एकेडमीज में उनके रॉकेट्स और स्ट्रेटजीज के लिए लिया जाता है। मैसूर की मिट्टी पर उन्होंने ये छोड़ दिया कि आजादी सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी होती है। उनकी लेगेसी ये याद दिलाती है कि हार के बाद भी इज्जत बचाई जा सकती है और इसीलिए टीपू सुल्तान को सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि एक आइडिया माना जाता है। आज 200 साल से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी टीपू सुल्तान का नाम हिंदुस्तान में जिंदा है। टेक्स्ट बुक्स में, हिस्ट्री लेक्चरर्स में और पब्लिक डिस्कशंस में उन पर बात होती रहती है। कहीं उनकी मूर्तियां लगती है, कहीं उनके नाम पर सदके और इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं और कहीं कहीं उन पर सवाल भी उठते हैं। ये सब इस बात का सबूत है कि टीपू सुल्तान सिर्फ अपने वक्त का किरदार नहीं रहे बल्कि आज के हिंदुस्तान की सोच का भी एक हिस्सा बन चुके हैं। मॉडर्न हिस्टोरियंस जब टीपू सुल्तान को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि एक रिफॉर्मर, एक स्ट्रेटेजिस्ट और एक एंटी कॉलोनियल वॉइस नजर आती है। आज के दौर में जब हम हिस्ट्री को नए नजरिए से पढ़ते हैं तो टीपू सुल्तान हमें ये सिखाते हैं कि पास्ट को समझना फ्यूचर के लिए जरूरी होता है। उन पर बात होना इस बात का इशारा है कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
टीपू सुल्तान की कहानी सिर्फ एक बादशाह की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने ताकत के सामने झुकना कबूल नहीं किया। जब दुनिया की बड़ी पावर्स समझौता कर रही थी, टीपू सुल्तान ने मुकाबला चुना। उन्होंने हार देखी लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उनकी जिंदगी हमें ये याद दिलाती है कि हिस्ट्री सिर्फ जीतने वालों की नहीं होती, बल्कि उनकी भी होती है जो सच के लिए खड़ा रहे। टीपू सुल्तान ने हमें सिखाया कि आजादी की कीमत होती है और उसके लिए कुर्बानी भी। आज जब हम उनका नाम लेते हैं तो सवाल ये नहीं होता कि वो हीरो थे या विलन। असल सवाल ये है, क्या हम उनकी तरह अपने वक्त के सच के लिए खड़ा होने की हिम्मत रखते हैं? और शायद यही वजह है कि टीपू सुल्तान आज भी याद किए जाते हैं। हिस्ट्री खत्म नहीं होती, वो हर नस्ल से सवाल पूछती है।